तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? हीरो बनकर उसे माफ कर दोगे या फिर एक विलन बनकर उससे बदला लोगे? इमेजिन तुम्हारे शहर का टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री हो जाए और 90% पॉपुलेशन बर्फ में जमकर मर जाए और हफ्तों तक सर्वाइव करने के बाद ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ है और धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा है। हमारी कहानी का हीरो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इसके लिए तैयारी की थी और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। ये उसी को खाना देता है जो इसका फायदा कर सके, इफ यू नो व्हाट आई मीन। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था। ईयर 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से हम दोबारा से आइस एज में पहुंच गए। अमन एक सुपरमार्केट में काम करता था जिस वजह से उसने सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया था और ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर उसी गर्लफ्रेंड कुछ पड़ोसियों के साथ उसे घर में घुस गई और सारा खाना चुरा लिया और तो और उसके हाथ पैर भी चुरा लिए। और अमन के मरने से पहले एक्सेप्ट भी करती है कि उसने उसे धोखा दिया और धोखे से दरवाजा खुलवाया। और अमन मरने से पहले सोचता है कि अगर कोई नर्क है और मुझे ये वहाँ मिली तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तभी अमन की आंखें खुलती हैं और वो 3 महीने पास्ट में चला जाता है, सब कुछ शुरू होने से पहले। वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उसकी बातों में नहीं आएगा और जिसने भी उसे परेशान किया था सबसे बदला लेगा। 3 महीने में ग्लोबल फ्रीज है और अमन को सारी चीज़ें जमा करनी है जिससे वो बदला ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वो एक सेफ हाउस बनाने की सोच रहा था, तभी एक लाइट उसकी आंखों में जाती है। उसे पता चलता है कि वो किसी भी सामान को एक दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है जहाँ पर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, बिल्कुल एक गेम की तरह। वो यहाँ पर पूरे सुपरमार्केट को स्टोर कर सकता है और उसे कभी खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टी खाने के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि 3 महीने बाद वो ऐसा खाना नहीं खा पाएगा और वो एक 5 स्टार होटल में जाता है और 50,000 खर्च कर देता है और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल देता है क्योंकि 3 महीने बाद उसे बिल पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुहाना, जिसे अमन सालों से प्यार करता था और जिसने उसे पिछली जिंदगी में मार दिया था, अपने दोस्त के साथ अमन को होटल से निकलते हुए देखती है और उसकी दोस्त कहती है कि तुम बड़ी लकी हो, ये लूजर तुम्हें पसंद भी करता है और ये काफी अमीर घर से भी है। सुहाना ने लास्ट लाइफ में नाटक किया था कि वो बहुत ही शरीफ और सुशील है और एंड में सब कुछ ले गई। अमन ये देखकर सोचता है कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी इसे मार दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे ग्लोबल फ्रीज का वेट करना होगा। और तभी अमन अपना कार्ड निकालता है और उन दोनों को कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग पर चलना है। वो उन दोनों को यूज़ करता है सारा सामान कैरी करने के लिए और वो दोनों भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें भी कुछ दिलाएगा। वो दोनों उससे पूछती हैं कि इतना सारा खाना क्यों? अमन हंसते हुए कहता है क्या पता दुनिया कब खत्म हो जाए। वो दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब तुम्हें हमें डिनर कराना होगा जैसा तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें कभी और डिनर करवाऊंगा। और सुपरमार्केट से निकलते वक्त उसे शर्मा आंटी दिखती हैं जो कि उसी की सोसाइटी में रहती हैं और पिछले जन्म में उन्होंने भी इसे धोखा दिया था। उनका पोता अमन की कार्ट से कुछ उठाता है और गुस्सा होकर वो उससे वापस ले लेता है। आंटी कहती हैं कि तुम ये सारी चीज़ें खुद नहीं खा सकते, तुम बच्चे के साथ एक चॉकलेट तो शेयर कर ही सकते हो। अमन कहता है कि नहीं, या तो तुम अभी पे करोगे या फिर तुम खुद जाकर इसे ले सकते हो। और वो ये बोलकर चला जाता है और पीछे से आंटी गुस्सा होती रहती है। घर पहुंचने के बाद सुहाना कहती है कि हमारे डिनर के बारे में भूलना मत। अमन कहता है ठीक है मैं भूलूंगा। अमन दरवाजा बंद करता है, सारे खाने को स्टोर करता है ये देखने के लिए कि वो ठीक रहता है या खराब हो जाता है। अमन को बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, ऐसा घर जिसके अंदर कोई ना घुस सके, दवाइयाँ, खाना, हथियार, ताकि उनसे बदला ले सके। ग्लोबल फ्रीज को 3 महीने बचे हैं और उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसे जल्दी से जल्दी सब कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा करना हो। अगले दिन वो चेक करता है कि सारा खाना ठीक है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। और ये देखकर अमन होटल में कॉल करता है और 500 लोगों का खाना मंगवाता है और कहता है कि मैं 3 दिन की पार्टी रख रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अमन अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और बैंक से लोन लेने के लिए चला जाता है। बैंक मैनेजर कहता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और अमन को पता था कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होंगी और उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमन कहता है कि वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देगा और उसे 9 मिलियन मिल जाते हैं, मतलब 90 लाख। अमन शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है और अपने आइडिया मैनेजर को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस बनाना है। वो अमन को बहुत सारे प्लान दिखाता है पर अमन को कुछ भी पसंद नहीं आता और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वहाँ पर ऐसा डोर होना चाहिए जो बैंक के लॉकर में यूज़ होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए, 24/7 सर्वेलेंस कैमरा और कुछ हथियारों की। ये सुनकर मैनेजर काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है कि बाकी सब कुछ अरेंज हो सकता है पर वो वेपन से उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इन सब में टोटल खर्चा आता है 80 लाख। उसके बाद वो एक लोकल स्टोर पर जाता है जहाँ से उसे क्रॉसबो मिल जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसने 500 मील ऑर्डर की थी वो भी आ जाती हैं। और ये सब देखकर काफ़ी लोगों का ध्यान अमन की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे डिलीवरी ट्रक्स थे और इतना सारा खाना कम से कम 10 लाख का होगा। और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा घर खाने से भर गया था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने सारा खाना स्टोर कर लिया। इसके बाद उसे अगले 1 साल तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगले ही दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके सेफ हाउस को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने गलत दवाई तो नहीं ले लिया है। पर अमन उन सबकी बातों को इग्नोर करता है और मन ही मन में कहता है कि 3 महीने बाद पता चलेगा कि सही कौन था और गलत कौन। वो जिस सुपरमार्केट में काम करता था उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ की सारी दवाइयों का स्टॉक उसे खरीदना है। वो डबल प्राइस देने को भी तैयार था और तो और जो ऑर्डर्स पहले ही बुक हो चुके थे उन्हें भी उसी ने खरीद लिया था। और वो धीरे धीरे सारे सामान को घर पहुंचा देता है और इन सारी चीज़ों पर सुहाना का ध्यान जाता है और वो मैसेज कर अमन से पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है। और अमन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है जो देखकर सुहाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जो लड़का हमेशा उसकी सारी बात मानता था अब वो अल्फा सिग्मा बन गया है। और ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर हंसती है और कहती है अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म जरूर कर देती। और कुछ ही दिनों में अमन का सेफ हाउस तैयार हो गया था
कंपनी ने उसी के साथ पूरी बिल्डिंग में 360 डिग्री कैमरास भी इंस्टॉल किए थे और ये देखकर अमन बहुत खुश था। अब बस एक ही चीज़ बाकी थी और अगले दिन एक पूरा ट्रक भरकर पानी आता है जिसमें से एक डिलीवरी ड्राइवर थे उसके अंकल, और वो उससे पूछते हैं कि इतना सारा पानी क्यों। पिछली लाइफ में उसके अंकल ही सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिसने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वो उन्हें बताता है कि इस साल मौसम थोड़ा खराब होने वाला है तो अपने घर पर सारी चीज़ स्टोर कर ले ताकि वो सर्वाइव कर सके। वो बिलीव नहीं करना चाहते थे पर अमन का इतना सीरियस फेस देखकर उन्हें लगा कि उन्हें सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, काम शुरू करो। और आगे कुछ दिनों में अमन 5 स्टार होटल्स में जाता, खाना खाता, शॉपिंग करता और सारी चीज़ें इकट्ठा करता। क्रॉसबो से प्रैक्टिस करता, खाता और शॉपिंग करता, खाता और शॉपिंग करता और प्रैक्टिस करता। ग्लोबल फ्रीज से सिर्फ 3 दिन पहले अपनी कंपनी में जहाँ पर वो स्टॉक सुपरवाइजर था चाय बनाता और सबको इनवाइट करता है जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी, और 1 घंटे में सब बेहोश हो जाते हैं और अब उसकी बारी सारी चीज़ों को चुराने की। फ्यूल, फूड, वो सब कुछ अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स बचता है और उस बॉक्स में ऐसे कपड़े थे जिन्हें पहनकर तुम -100 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हो। अब अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए उसने वो चाय खुद भी पी ली और बेहोश हो गया। उसके एम्प्लॉय उसे 2 घंटे बाद उठाते हैं और कहते हैं हम बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनकर अमन शॉक होने का नाटक करता है और ये सब जानने के बाद कंपनी का ओनर अमन को कॉल करता है और कहता है कि बाकी सबके साथ मिलकर उसी ने चोरी की है। और वो हंसते हुए कहता है कि वो इतना शातिर नहीं है कि वो ये सब कर सके। उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है और किसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता। जब सारा वेयर हाउस एक ही बार में दूसरे डायमेंशन में चला गया हो तो उन्हें प्रूफ भी क्या ही मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर अमन को कहता है कि शहर से बाहर मत जाना, तुम सस्पेक्ट हो। और अमन एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। और ये सारी चीजें न्यूज़ पर भी आती हैं, कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। और यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल शुरू हो गई थी। अमन को पता था कि ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोड होता है और शॉक वेव अर्थ को हिट करती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है। और अमन कहता है कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी। और सोसाइटी के ग्रुप चैट में सब लोग काफी नर्वस थे क्योंकि इतनी बर्फ उन्होंने पहली बार देखी थी। और खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि वो इतनी बर्फ देखेंगे। पिछली ज़िंदगी में ये स्नोस्टॉर्म 3 महीने तक रहा था और टेम्परेचर हर दिन गिरता जा रहा था। जिनके पास भी खाना नहीं था वो धीरे धीरे मरते गए। दूसरे दिन बर्फ़ इतनी जमा हो गई थी कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था। और तो और हीटर के बावजूद हर किसी को अपने घर में भी ठंड लग रही थी। लेकिन अमन ने पहले से ही काफ़ी सारे हीटर खरीद रखे थे और वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर में आराम से सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है फ़ोन का शोर सुनकर। कोई उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। अमन फ़ोन उठाता है और देखता है कि सुहाना उसे बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि अब वो अपने घर में ठंड से मर रही है और साथ ही साथ मैगी खा रही है। और वो अमन से पूछती है कि क्या तुम्हें टेम्परेचर के बारे में पहले से पता था जिस वजह से तुमने हर रोज सामान अपने घर में स्टोर किया था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सब सुनकर अमन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फोन काट देता है। पर फिर भी बेशर्मों की तरह सुहाना उसे मैसेज करती है कि वो अपना खाना थोड़ा उसके साथ शेयर करे। अमन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक फोटो भेजता है जिसमें मीट और वाइन थी और ये देखकर सुहाना की भूख और भी बढ़ जाती है और फिर वो फोन को साइड में रखकर उसे इग्नोर कर देता है और खाना खाने लग जाता है। तभी उसे आईपैड पर दिखता है जो सीसीटीवी उसे इंस्टॉल करवाए थे कि सारी सोसाइटी के मेंबर शर्मा आंटी के पास खड़े हैं और वो उन्हें कह रही है कि ये बर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा खाने को अपने पास स्टोर करना रूल्स के अगेंस्ट होगा। तभी सोसाइटी का एक मेंबर कहता है कि क्या होगा अगर ये बर्फ ज्यादा दिन तक चले। वो उसे कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सोसाइटी कमेटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और तभी अमन वहाँ पे आता है और आंटी उसे देखकर कहती है कि तुम हमें परेशान मत करो, और वो उन सबको इग्नोर कर दोबारा से अपने घर में चला जाता है। 1 हफ्ते बाद भी हर रोज बर्फ गिर रही होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सोसाइटी ग्रुप चैट में शर्मा आंटी सबको मैसेज करती हैं अमन को दरवाजे के सामने से बर्फ हटानी चाहिए क्योंकि वो जवान है। और अमन ये देखकर ग्रुप में मैसेज करता है कि नहीं, ये ऐसा होगा जैसे समुद्र से बाल्टी से पानी निकालना, और कहता है कि सोसाइटी में जो अमीर आदमी है उनसे कहिए बर्फ हटाने के लिए क्योंकि उनके पास पैसा है और एम्प्लॉय भी हैं जो ये काम कर सकते हैं। तभी आंटी का मैसेज आता है कि ये सोसाइटी कमेटी की तरफ से है और कोई भी अगर इसका अपोज करेगा तो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमन को पता था कि ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए वो कहता है कि आपने, और कहता है कि ये मैसेज सोसाइटी के अमीर लोगों के लिए क्यों नहीं है। सुरेश और रमेश, सुरेश एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं जो ये काम कर सकते हैं, और रमेश बहुत ही अमीर है जो कि पैसे से ये सारा काम करवा सकता है। ये देखकर आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उन दोनों मेंबर्स को मैसेज करती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर बर्फ हटानी होगी क्योंकि ग्रुप चैट में ये सब बातें चल रही हैं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है और तो और रमेश ये दिखाने के लिए कि वो कितना बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो भेजता है। ये देखकर आंटी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती। शर्मा आंटी इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो अमन को खुद कॉल करती हैं और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फ़ोन काट देती हैं। वो अपना खाना खाने लगता है, तभी उसे अपने दरवाजे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कैमरा में देखता है कि सुरेश उसके घर के बाहर है। सुरेश वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है कि तुम चैट में बहुत हीरो बन रहे थे, बाहर आओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अमन अपना क्रॉसबो उठाता है और दरवाजे में जो स्पेस उससे देखता है और निशाना लगाता है। सुरेश बाहर से दरवाजे पर लात मार रहा था और इसी के साथ अमन कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है, और उसके पैर पर तीर मार देता है। सुरेश को बिल्कुल नहीं लगा था कि एक मासूम सा लड़का जिससे उसने ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार बात की होगी वो ऐसा कुछ करेगा, पर सुरेश को कहाँ पता था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। ये सब होने के बाद सुरेश को डर लगता है कि ये लड़का सच में उसे जान से मारने वाला था, और ये सोचकर वो पुलिस को फोन मिलाता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से कोई उसका फोन नहीं उठाता। ठंड की वजह से पैर नम हो गया था जिसकी वजह से वो खुद ही इलाज करता है और अपने पैर से तीर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि अमन तुम अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मैसेज पढ़कर सब हैरान थे और तभी अमन बिना किसी डर के मैसेज करता है कि तुम यहाँ आओ और तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसे मार देगा। ये सभी मैसेजेस देखकर सब लोग हैरान थे। वो आसपास की सोसाइटी में सबसे पावरफुल इंसान और आज तक कभी किसी ने सुरेश से ऐसे बात नहीं की थी। और ये मैसेज देखकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है ताकि वो अमन से बदला ले सके, और थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को उसके घर पर भेजता है और कहता है कि उसके दरवाजे को तोड़ना और उसे मार देना। उसमें से एक टकला कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है,
तुमने हमारे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया। और ये कहते ही वो अपनी तलवार उसके दरवाजे पर मारता है और ऐसा करते ही उसकी तलवार टूट जाती है और वो देखता है कि उसका दरवाजा लकड़ी का नहीं फुल मेटल का बना है और वो सोचता है कि इस बच्चे के कितने दुश्मन है, ये दरवाजा तो बैंक के लॉकर से भी ज्यादा मजबूत है। और ये सब अमन कैमरे से देख रहा होता है और कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया, तुम थके हुए हो। वो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किचन में एक पाइप लगाता है और दरवाजे के ओपनिंग से पाइप बाहर निकालता है। बाहर खड़े सभी लोगों को लगा कि इससे कोई खतरा नहीं है, पर तभी अमन उन सब पर पानी स्प्रे कर देता है और सभी वहां जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि इस ठंडे मौसम में पानी तीर से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 3 आदमी वहां से बचकर निकल पाते हैं और ये देखकर अमन को बहुत मजा आता है। वो तीनों आदमी भागकर सुरेश के घर पर जाते हैं और वो गुस्से में पूछता है क्या तुम सबसे मिलकर एक बच्चा नहीं संभाला गया। और वो बताते हैं कि उसने हम पर पानी स्प्रे कर दिया, हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं और तो और उसका दरवाजा फुल मेटल का बना है। सुरेश गुस्से में कहता है कब तक वो अपने घर पर छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा और कुछ आदमी उसके घर के आसपास लगा दो, जब भी वो बाहर निकले तुम उसे पकड़ देना। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अमन के अंकल और बाकी सब बर्फ खोदकर सुपरमार्केट तक का रास्ता बना रहे थे, पर थोड़ी देर में उन्हें एहसास होता है कि अमन ठीक कह रहा था। जितनी जल्दी वो बर्फ हटाते हैं उससे जल्दी और बर्फ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर अमन मनी मन में सोचता है कि इंसान इस ग्लोबल फ्रीज को नहीं हरा सकते। न्यूज चाहे कुछ भी कहती रहे पर इस ग्लोबल फ्रीज में 95% पॉपुलेशन जमकर मर जाएगी। तभी सुहाना अमन को मैसेज करती है कि क्या वो ठीक है। अगर अमन को उसकी सच्चाई नहीं पता होती तो अभी वो यहाँ पर होती। वो उसे मैसेज करती है कि अमन उसे थोड़ा सा खाना दे दे और उसके बाद वो डिनर पर उसे इनवाइट करेगी, पर अमन उसे चिढ़ाते हुए एक फोटो भेजता है और कहता है कि डिनर पहले ही लग चुका है। और ये मैसेज देखकर सुहाना गुस्सा हो जाती है और कहती है इसीलिए तुम सिंगल हो, अब तुम्हारे मेरे साथ कोई भी चांसेस नहीं है। और तभी मौका देखकर उसकी दोस्त भी उसे मैसेज करती है और कहती है तुमने सुहाना को गुस्सा दिला दिया है। और अमन ये सब पढ़कर देखता है कि ये ड्रामा बहुत ही वीक है, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। अमन के पास एक और मैसेज आता है कि ये बर्फ हमेशा नहीं रहेगी, तो अपने पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं करता। अमन इन सारी बातों को इग्नोर करता है और एक छोटा सा मैसेज टाइप करता है और ये देखकर वो भी गुस्सा हो जाती है। अमन इतना क्यों बदल गया है ये सोचना छोड़कर वो दूसरे लड़के को कॉल करती है जो भागा वो उनके पास आता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी बचा हुआ खाना है, तुम ये खा लो। उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे वहीं से भगा देती है बिना बात किए। और सुहाना के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो अमन से बदला कैसे ले। उस खाने की मदद से वो 5 दिन निकाल देते हैं। 5 दिन बाद पूरी सोसाइटी में बिजली और पानी बंद हो जाता है और ये सब देखकर सभी पड़ोसी घर से बाहर आते हैं और एक दूसरे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पर लाइट है। और बिजली कटने की वजह से अब हीटर भी काम नहीं करता और सब बर्फ से जम रहे थे। अमन अपने घर में चिकन खा रहा था और वो खत्म करने के बाद इन्वर्टर ऑन करता है जो कि उसने खरीदे थे या फिर चुराए थे। शर्मा आंटी अपने घर में अपने पोते के साथ बैठी थी और बर्फ से जम रही थी और उनके पास एक मैसेज आता है जो पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं था। और वो बताते हैं कि ऐसा स्नो स्टॉर्म है जो 100 सालों में एक बार आता है और हो सकता है 99% पॉपुलेशन इसमें मर जाए। और शर्मा आंटी डिसाइड करती है कि सबको ये बात पता चलने से पहले उन्हें सबसे खाना लेना होगा। और वो ग्रुप में एक मैसेज करती हैं कि पुलिस की तरफ से ऑर्डर आया है, सभी लोगों को अपना खाना एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कोई भी भूखा ना रहे। और ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सुरेश को, पर वो कितना भी ताकतवर, अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो उसे भी मानना ही पड़ेगा। और कहती है कि ये बर्फ टेम्परेरी है और वर्कर्स काम कर रहे हैं ताकि वो बिजली और पानी दोबारा से सप्लाई कर सके। अब देखना ये होगा क्या सारे सोसाइटी मेंबर्स अपना खाना उसे देंगे, और अगर वो सारा खाना उसे देंगे तो कौन कौन जिंदा रह पाएगा। शर्मा आंटी का ये मैसेज देखकर सबको गुस्सा आता है। कोई अपना खाना देना तो नहीं चाहता, पर अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो सबको खाना देना ही पड़ेगा। अमन ये मैसेज देखकर सोचता है अगर पिछली लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता तो वो भी उनकी बातों में आ जाता। उसके बाद शर्मा आंटी अमन को एक प्राइवेट मैसेज करती हैं कि तुमने 3 ट्रक वर्कर खाना मंगवाया था, तुम्हारे पास काफी सारा खाना होगा, तो तुम्हारी बारी है हमारी हेल्प करने की। ये देखकर अमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मेरे लिए मैगी भेज दो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। और इसी के साथ चिढ़ाते हुए कहता है कि मोटी तुमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, शायद इसीलिए तुम्हारा खाना खत्म हो गया, जब तुम बिल्डिंग से खाना कलेक्ट कर लो तो थोड़ा मुझे भी दे देना। ये देखकर आंटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत है, अगर तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे तो ये बर्फ खत्म होने के बाद मैं पुलिस को तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट दूंगी। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। और ये देखकर आंटी मैसेज करती हैं कि पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है। और अमन गुस्से में कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और फोन काट देती हैं और सोचती हैं कि अमन को छोड़कर मुझे और लोगों पर ध्यान देना चाहिए जहां से मुझे खाना मिल सकता है। और ऐसे ही झूठ बोलते बोलते उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स से खाना ले लिया और अपने घर पर रख लिया। 2 दिन बाद जिन्होंने भी उसे खाना दिया था वो ग्रुप चैट में उसे टैग कर कहने लगे कि वो सारा खाना कहाँ है जो हमें मिलने वाला था। और ये मैसेज देखकर अमन सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसे टाइम पर ये किसी पर यकीन कैसे कर सकते हैं। इस टाइम पर खाने के लिए मारामारी है, जहाँ पर लोग खाने के लिए मर रहे हैं या फिर उन्हें शिकार करना पड़ रहा है, वहां पर ये किसी इंसान पर यकीन कर अपना सारा खाना उसे दे रहे हैं। सभी लोग इतने भूखे थे कि वो ग्रुप में कहने लगे हमें खाना दो वरना हम तुम्हें ही खा जाएंगे। आंटी लिखती हैं कि ये सारा खाना मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं तुम्हें ये खाना क्यों दूंगी। और थोड़ी ही देर बाद उनका फोन बजता है और सुरेश उन्हें फोन कर रहा था। वो फोन उठाते ही कहती हैं कि तुम्हें एक बूढ़ी औरत से क्या काम है। और वो कहता है कि तुमने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, ये पुलिस का ऑर्डर था जो मैं फॉलो कर रही थी। सुरेश कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर ना कोई पुलिस है ना ही कोई कानून है। आंटी बड़ी मासूम बनते हुए कहती हैं कुछ ऑनर्स ने अभी तक अपना खाना जमा नहीं करवाया है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं और मेरे दोस्त इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कहते ही थोड़ी देर बाद उसे घर पर चले जाते हैं। सुरेश घर के अंदर घुसते ही उसे चांटा मारता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और ग्रुप में भेज दे। सुरेश और उसके दोस्त सारा खाना ले जाने वाले थे और ये देखकर आंटी उनके पैर पकड़ती है कि कुछ तो खाना उनके लिए छोड़ दो, इसमें से कुछ खाना ऐसा जो उसने खुद खरीदा था। सुरेश बिना कुछ सुने हुए उसे लात मारता और कहता है भाड़ में जाओ। ये देखकर उसका बच्चा बड़ा ही गुस्सा होता है और एक चाकू लेकर उसके एक दोस्त के पिछवाड़े में चाकू और उसे भी एक मुक्का मारते हैं और साइड में कर देते हैं और वो हंसते हुए उसके घर से निकल जाते हैं। और बाकी सभी बिल्डिंग के मेंबर कैमरे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सही किया और उसके लिए तालियां बजाते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं। अमन देखकर ये सोचता है कि ये सब बेवकूफ़ है और ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। आज ये इसके घर में घुसे हैं, कल वो हर किसी के घर में घुसेंगे और यही करेंगे, पर इस सबसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा दरवाज़ा कभी नहीं टूटेगा, मेरे पास इनफ खाना है, मैं पूरे साल यहाँ जिंदा रह सकता। थोड़ी देर बाद आंटी का दोबारा से मैसेज आता है कि क्या किसी के पास एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मेरे बेटे को चोट लगी है, डॉक्टर सुहानी को इन सभी मेडिसिन की जरूरत है ताकि वो उसका इलाज कर सके। पिछले जन्म में ये डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी और इसने अपना आखिरी खाना भी एक बच्चे को दे दिया था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी।
ये काफ़ी अच्छे लोगों में से थी और काफ़ी सुंदर भी थी और इसी वजह से अमन की आंखें खुली रह गई थी। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। पर ये मैसेजेस देखकर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और सब बस उसका मजाक उड़ाते हैं। अमन सोचता है कि ये कर्मा है जो उसके सामने आ रहा है। बर्फ़ को गिरते हुए काफ़ी दिन हो गए थे और अब बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो चुका था। अब ना तो कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता था और पूरी दुनिया बर्फ़ में ढक चुकी थी। और अब न्यूज़ की हेल्प से सबको पता चल गया था कि इस बर्फ़ का कोई एंड नहीं है। कुछ शहर ऐसे भी थे जो पूरे के पूरे बर्फ़ में कवर हो चुके हैं और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। शर्मा आंटी फिर से ग्रुप में मैसेज करती है, क्या कोई मेरे बेटे की मदद नहीं करेगा? कोई तो प्लीज़ हेल्प करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? क्या वो बच्चा ये डिज़र्व करता है? अगर तुम वहाँ होते तो तुम क्या करते? अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब। फिर शर्मा आंटी कहती हैं, मैं एक पैकेट नूडल्स के लिए $1000 देने के लिए तैयार हूँ। और हैरानी की बात यह थी कि इस टाइम पर भी लोग अपना खाना बेचने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर रमेश ने भी खाना खरीदना शुरू कर दिया। अमन ये देखकर हैरान था कि ऐसे टाइम पर भी लोग अपना खाना बेच रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उन्हें खाना नहीं मिलेगा और उन्हें पैसे ही खाने पड़ेंगे। एक हफ्ते बाद अमन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसे सुहाना का कॉल आता है और वो फ़ोन उठाते ही कहता है कि तुम बड़ी पतली लग रही हो, क्या बात है खाना नहीं मिल रहा? और वो उससे पूछ रही हैं कि यहाँ पर इतनी ठंड है तो तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तो वो बताता है कि उसके पास हीटर है और उन्हें चिढ़ाते हुए ये भी कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर खुली हवा के लिए भी जाऊँगा। इसी के साथ उन्हें और भी ज़्यादा चिढ़ाने के लिए वो उन्हें खाना दिखाता है। ये देखकर सुहाना कहती है कि हम तुम्हारे घर पर आ सकते हैं, हम दोनों एक साथ शावर ले सकते हैं। और ये सुनते ही अमन डिस्गस्ट हो जाता है और उसे मना कर देता है और फ़ोन कट करने से पहले कहता है, क्यों ना तुम अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पास जाओ। और ये सुनने के बाद सुहाना की दोस्त उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने उसे भाव दिए होते तो आज हम उसके साथ उसके घर में होते। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। 10 मिनट तक लड़ने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सूरज को कॉल करेंगे, सुहाना का नया बॉयफ्रेंड। और वो उसे भड़काती हैं कि अमन ने उनके साथ बदतमीजी की और हमें उससे बदला लेना चाहिए। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम अमन के घर पर हमला करेंगे और उसके घर में जाकर उससे बदला लें। वो तीनों कुछ ना कुछ हथियार लेकर जाते हैं ताकि वो उसके घर के अंदर घुस सके। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था। वो किचन में जाता है ताकि वो उन पर पानी डाल सके, पर तभी उसकी नजर जाती है। वो एक पाइप की मदद से उन तीनों पर कचरा फेंक देता है और कहता है तुम तीनों यही खाना डिजर्व करते हो। ये सब करने के बाद अमन सो जाता है और तभी एक गोली की आवाज़ आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आईपैड पर देखता है कि क्या हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अमन के घर में घुस पाएगा? ये गोली की आवाज़ कहाँ से आई थी? जानने के लिए सब्सक्राइब। मुझे तुम्हारी ये नौटंकी समझ नहीं आती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूं तो ये मेरे लिए एक तारीफ है। नफरत एक ऐसी भावना है जो सिर्फ इंसानों में होती है। ये हमें बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। गुस्सा, नफरत, बदला, विनाश, द्वेष में शक्ति है, क्योंकि जब भी तुम नफरत की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब तुम अपने सबसे ज्यादा इंसानी रूप में होते हो। आखिरकार इंसानियत का सच्चा रूप बुराई ही है। एपिसोड 5। और वो अपने आईपैड पर देखता है सुरेश और उसके दोस्त घर घर जाकर खाना लूट रहे थे और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उसे मारते जा रहे थे। अमन को पता था कि कुछ टाइम बाद इंसान जंगली हो जाएंगे, एक दूसरे को खाने के लिए मारने लगेंगे और उसके कुछ टाइम बाद इंसान इंसान को खाने लगेगा, जैसा कि उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। सुरेश अपनी हरकतों की फोटो ग्रुप में डालता है ताकि वो सबको डरा सके। इसके साथ वो लिखता है, ये पूरी बिल्डिंग अब मेरे कब्जे में है, अब मैं यहाँ आ जाऊँ। ये सब देखकर बिल्डिंग में रहने वाले और लोग एक और ग्रुप बनाते हैं और उसमें बात चल रही थी। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि हमें गन और जवान लोगों की जरूरत है ताकि हम उसे रोक सके। पर एक औरत ऑडियो मैसेज भेजती है कि शर्मा आंटी ने हमारे साथ धोखा किया था, हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, हो सकता है आप ही हमें धोखा दे और मार दे। ये सुनकर सब लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी के साथ सुरेश हर घर में जा रहा था, खाना लूट रहा था और सबको मार रहा था। अमन ग्रुप में मैसेजेस भी पढ़ रहा था और सीसीटीवी कैमरा पर सुरेश को भी देख रहा था। और अमन को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके आगे प्लान के लिए उसे इंसानों की जरूरत है। इस स्पीड से सुरेश सभी लोगों को मार देगा। अगले दिन सुबह एक औरत का ग्रुप में मैसेज आता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। ये वही औरत थी जो पिछले दिन ग्रुप में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मना कर रही थी हथियारों के लिए। सुरेश और उसके दोस्त उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहां पर वो होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। सुहाना ये सब सुनकर डर जाती है क्योंकि उससे अगला घर उसी का था और अब हो सकता है अगली बारी उसकी हो। और इससे बचने के लिए वो एक ग्रुप बनाती है जिसमें वो अमन को भी ऐड करती है और अमन को धमकी देती है कि मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है, तुमने बहुत सारा खाना स्टोर किया है, तो हमारे साथ मिल जाओ और हम सुरेश से बदला लेंगे और उसे मार देंगे। अमन ये सब सुनकर हंसता है और कहता है ओके, और उस ग्रुप चैट को छोड़कर चला जाता है। सुहाना ये सब पढ़कर गुस्सा हो जाती है और सोचती है 3 महीने पहले जो लड़का मेरे इशारों पर नाचता था आज वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? वहाँ पर बैठा एक चश्मिश लड़का कहता है कि मेरे इस दोस्त को ताला खोलना आता है। हम सब उसके घर पर जाते हैं, उसका ताला खोलते हैं और उसके घर से सारा खाना लूट लेते हैं। वो सब लोग अमन के घर पर जाते हैं और ताला खोलने की ट्राई करते हैं। साथ में कुछ छतरी लेकर जाते हैं कि उन पर दोबारा से पानी या कचरा ना फेंक दे। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और वो थोड़ी देर बाद हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है जिससे वो लड़का शौक से मर जाता है। अमन ये देखकर हंसता और उसे कोई दुख नहीं होता। चश्मिश दरवाजे की तरफ उंगली कर कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। अमन दरवाजे के उस पार हंसता है और क्रॉसबो से एक तीर मारता है जो कि उसके हाथ में लगता है। सूरज और एक और लड़का उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और उन्हें भी तीर लग जाते हैं और बाकी तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। तीर लगने के बाद तीनों जमीन पर दर्द से गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़के की कजन सुहाना को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास क्रॉसबो भी है। और वो शरीफ बनते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था उसके पास क्रॉसबो भी है, पिछली बार उसने सिर्फ हम पर कूड़ा और पानी ही फेंका था। सूरज एक लूजर की तरह उसे डिफेंड करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चश्मी सबको याद दिलाता है कि अभी सबसे जरूरी है हमारी घाव को देखना और वो डॉक्टर सुहाना को कॉल करते हैं। वो उन सबको चेक करने के बाद बताती है कि इतने गहरे घाव और बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इनके बचने के सिर्फ 20% चांसेस हैं और तो और इन तीर पर जंग लगा हुआ है, बिना एंटीबायोटिक्स के इनका बचना इम्पॉसिबल है। उस लड़की की कजन रोने लगती है और अमन को गाली देते हुए कहती है कि ये सब उसकी गलती है
वो एक राक्षस है। डॉक्टर सुहानी को अभी तक नहीं पता था कि अमन कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है, पर वो जाते वक्त उन्हें वार्निंग देती है कि तुम्हें एंटीबायोटिक्स लेकर आनी होगी, वरना इनका बचना इम्पॉसिबल है। चश्मिश जो अभी तक पागल हो चुका था, वो कहता है अमन ने हमारे साथ ये किया है, अब वही हमारे लिए दवाइयाँ लेकर आएगा। सुहाना जिंदगी में पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और सोचती है 3 महीने पहले अमन का बिहेवियर चेंज हो गया था और वो बहुत सारी चीज़ें अपने घर पर स्टोर करने लगा था और उसे याद आता है कि उसने दवाइयाँ भी खरीदी थी। वो ये सब बातें बाकी सबको बताती है और कहती है कि उसके पास दवाइयाँ हैं क्योंकि मैंने उसे स्टोर करते हुए देखा था, और साथ ही कहती है कि हम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम सिर्फ उसका घर लूटना चाहते थे। डॉक्टर सुहानी साइड में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और वो सोचती है मुझे नहीं पता ये कौन है, पर जैसी इनकी हरकतें हैं ये मरना ही डिजर्व करते हैं, और हम उसका घर लूट रहे थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें चोट उसकी वजह से लगी है। वो लड़की सुहाना को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी गलती है, अब उसे ही अमन को कन्विंस करना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे दे। जिंदगी में पहली बार सूरज थोड़ी हिम्मत करता है और सुहाना को कहता है कि उसे अमन से बात करनी होगी और दवाइयाँ लेनी होगी, वरना वो भी मर जाएगा। सुहाना अमन को कॉल करती है और कहती है कि हमें दवाइयों की जरूरत है, प्लीज़ हमें दवाइयाँ दे दो। अमन ये सुनकर कहता है मुझे एक अच्छा रीज़न दो कि मैं तुम्हें दवाइयाँ दूँ, कभी ना कभी तो सबको मरना ही है, कल से बेहतर है वो आज ही मर जाएं। ये सुनकर उस लड़की की कज़न फ़ोन छीनती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उन्हें चोट लगी है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें दवाइयाँ दो। उसे और भी ज़्यादा इंसल्ट करने के लिए अमन कहता है कि मैंने जानबूझकर उन तीरों को यूज़ किया था, और वो कहती है कि उन तीरों पर जंग लगा था जिसकी वजह से अब वो मरने वाले हैं। अमन उसे इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर वो तीर यूज़ किए थे। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए अमन कहता है कि वो उसकी हेल्प तो नहीं करेगा, पर सुहाना उसके साथ यहाँ रह सकती है। सुहाना ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मुझे भी अपने घर पर बुला लो, पर सुहाना उसे धक्का मारकर दूर कर देती है और उस लड़की की कज़न सुहाना को थप्पड़ लगाती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सुहाना रोते हुए लूजर की तरफ देखती है और कहती है मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम गरीब और कमज़ोर हो। ये सुनकर सूरज को शौक लगता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। सुहाना अमन के घर जाने लगती है, तभी बाकी सब मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर सुहानी उन्हें याद दिलाती है कि दवाई जल्दी लेकर आओ वरना ये मर जाएंगे। चश्मिश होश में आता है और कहता है हमें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, हम सबको बता देंगे कि अमन के पास ढेर सारा खाना है, और जब वो उसके घर को तोड़कर अंदर जाएंगे तो हमें दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। अमन ने जो फोटो और वीडियोस खाने की भेजी थी वो सारी वीडियोस वो ग्रुप में डाल देते हैं और कहते हैं अमन के पास इतना सारा खाना है। सब ये देखकर शौक हो जाते हैं। सुरेश हैरान होता है कि उसके पास इतना सारा खाना है और मन ही मन खुश होता है कि अब वो उससे पैर के लिए भी बदला ले सकता है। और ये सब देखकर बाकी सब ग्रुप में मैसेज करते हैं प्लीज़ हमारे साथ अपना खाना शेयर करो। एक बच्चे की माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे के गॉडफादर बन जाओ। शर्मा आंटी कहती है प्लीज़ मुझे थोड़ा खाना दे दो। अमन ये सब देखकर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, पर मैं जानवरों के साथ अपना खाना शेयर नहीं करता। खिड़की से बाहर देखकर अमन सोचता है कि हर दिन घर पर रहना बोरिंग है, स्नोमोबाइल पर बाहर घूमने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके फोन पर डॉक्टर सुहानी का मैसेज आता है कि उसकी दवाइयाँ और खाना खत्म हो चुका है, क्या वो उसके साथ नेगोशिएट करके खाना और मेडिसिन दे सकता है। अमन को याद आता है कि वो पिछली लाइफ में एक अच्छी इंसान थी, पर वो बहुत ही स्मार्ट है, और जितनी स्मार्ट औरत उतनी बड़ी मुसीबत। पर फिर भी वो उसे मैसेज करता है कि हाँ वो उसकी हेल्प कर सकता है, पर उसे उसके लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर सुहानी सोचती है और हाँ कर देती है और फिर पूछती है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। अमन कहता है तुम्हें रेजिडेंट ग्रुप में नजर रखनी होगी और मुझे उनके प्लान के बारे में बताना होगा। सुहानी सोचती है कि क्या ये करना ठीक होगा, या तो अमन के साथ रहकर जिंदा रहे या फिर सबके साथ भीड़ में मर जाए। वो थोड़ी देर सोचती है और हाँ कर देती है। इसी के साथ चश्मिश एक मैसेज करता है अमन ये लास्ट वार्निंग है, क्या तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे। अमन उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरा खाना खत्म हो गया, अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। इसके बाद सुरेश एक ग्रुप बनाता है जिसमें अमन नहीं था और उस ग्रुप में वो सब प्लानिंग करते हैं। ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद अमन के अंकल और डॉक्टर सुहानी उसे बताते हैं कि वो सब क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। इसके साथ ही अमन श्योर हो जाता है कि डॉक्टर सुहानी उसकी तरफ है और वो उस पर यकीन कर सकता है। अमन उन दोनों को कहता है कि मेरा प्लान तैयार है, बस तुम भीड़ में उनके साथ मत रहना। रात के 2:30 बजे वो उसके घर पर जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देख रहा था और वो हाई वोल्टेज सिक्योरिटी ऑन कर देता है। जो भी दरवाजे के पास था वो बिजली से मर जाता है। बाकी सब इससे डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर उन सब के पीछे सुरेश और उसके दोस्त खड़े थे जो उन्हें धमकाते हुए कहते हैं या तो तुम इस दरवाजे को तोड़ दोगे या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और इसी के साथ चश्मिश बीच में आता है और कहता है उसके पास अंदर हीटर है, जनरेटर है और बहुत सारा खाना है। वो दोबारा से दरवाजे को तोड़ने की ट्राई करते हैं। अमन ये सब देखकर हंस रहा होता है और वो लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है और स्पीकर से कहता है कि ये तुम्हारी मोटिवेशन के लिए, शायद तुम दरवाजा तोड़ पाओ। 20 मिनट बाद दरवाजे पर सिर्फ स्क्रैच होते हैं। एक आदमी आगे आता है और दरवाजे को गौर से देखकर कहता है कि ये दरवाजा उसी मेटल से बना है जिस मेटल से बैंक के लॉकर्स बनते हैं। और तभी अमन दूसरी तरफ से क्रॉसबो से एक तीर उसकी गर्दन में मार देता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं। अमन कुछ और तीर चलाता है जो और भी कुछ लोगों को मार देता है। चश्मिश फिर से आगे आता है और कहता है अब तो हमें ये दरवाजा तोड़ना ही होगा और इनकी मौत का बदला लेना होगा। इसी के साथ वो एक आइडिया देता है कि दरवाजा मेटल से बना है पर हम दीवार तोड़ सकते हैं। वो हथौड़े से दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। दीवार में कुछ क्रैक आते हैं पर उन्हें दिखता है कि वो पूरी दीवार भी मेटल से बनी है। उसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और वहां से दीवार को तोड़ने की ट्राई करते हैं, पर वो दीवारें भी मेटल से बनी है। और ये सब देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि अमन को पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है और वो कितना सेल्फिश है। उसने ये सब तैयारी की पर हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब वो सब इतने भूखे हो चुके थे कि वो एक दूसरे को खाने की सोच रहे थे, पर तभी एक इंसान आइडिया देता है कि दीवार स्टील से बनी है, दरवाजा स्टील से बना है, पर हम उसकी खिड़की तोड़कर अंदर जा सकते हैं। वो उसके साइड वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और लकड़ी के फट्टों से उसकी बालकनी में चले जाते हैं। वो हथौड़े से उसके शीशे को तोड़ने का ट्राई करते हैं। उसका शीशा भी बुलेट प्रूफ था। अमन वहाँ पर बैठकर नूडल्स खा रहा था और उन्हें चिढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर एक आग का गोला फेंकता है और कुछ लोग जलने लगते हैं। वो सब भागने की ट्राई करते हैं पर डर से बचने के लिए वो बालकनी से कूद जाते हैं। कुछ लोग वापस जाने की ट्राई करते हैं पर आग के डर से बाकी सब उन्हें वापस नहीं आने देते और वो भी नीचे गिर जाते हैं। जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो वहाँ पर बैठकर हाथ सेकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग वहाँ पर जाते हैं और अमन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन्हें खाना दे दे। अमन उन्हें चिढ़ाते हुए उनके सामने गरम गरम नूडल्स रख देता है और कहता है जो भी मेरे पास सुरेश का सर लेकर आएगा मैं उसे खाना दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सुरेश की तरफ देखते हैं, बस सुरेश उन्हें गोली मार देता है। और ये सारी बातें सुरेश के पीछे खड़े लोगों ने भी सुन ली थी और वो सब उसे गुस्से से देखते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उसे मार पाएंगे, क्या उन्हें खाना मिलेगा, क्या सुरेश पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करता रहेगा और अमन का प्लान फेल हो जाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब।
वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। जैसे ही अमन ने ये कहा कि जो भी सुरेश का सर मेरे पास लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, सब लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। जो लोग उसके पीछे भी खड़े थे वो भी ये बात सुन लेते हैं। सुरेश और उसके दोस्त उन्हें गन दिखाकर पीछे करते हैं। इसी के साथ अमन ग्रुप में मैसेज कर देता है जो भी सुरेश को मारेगा मैं उसे 1 हफ्ते का खाना दूंगा। अगले दिन एक पति पत्नी सुरेश का वेट कर रहे थे। उसके पास गन हुई तो क्या हुआ, हम उसे सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो उस पर अटैक करते हैं पर रिजल्ट वही होता है, वो उन दोनों को गोली मार देता है और अपने दोस्तों को कहता है कि इन्हें खाने के लिए स्टोर कर लो। उसका एक दोस्त देखता है कि सुरेश को चोट लग गई है और वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है उसके इलाज के लिए। वो वहां पर आकर उसका इलाज करती है और कहती है कि ये फ्री में नहीं है और कहती है कि मैं इलाज फ्री में नहीं करता। सुरेश उसे खाना देता है। वो खाना देखकर सुहानी कहती है अगर तुम सब ये खा रहे हो तो मैं भूखा मरना ज़्यादा पसंद करूंगी। सुरेश उसे डराने के लिए कहता है अगर कभी ऐसा दिन आया कि हमारे पास खाना नहीं है तो तुम आखिरी इंसान होगी हम जिसे खाएंगे। सुहानी इस बात को इग्नोर करती है और जाने लगती है, पर सुरेश कहता है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो कोने में बैठ जाती है और वो सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि वो अमन को कैसे मारेंगे। सारा प्लान सुनने के बाद सुहानी कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, पर असल में वो अमन को बताने जा रही थी कि उनका प्लान क्या है। थोड़ी देर बाद सुरेश और उसके दोस्त पड़ोसियों के घर में जाते हैं। उन दोनों को लगा था कि वो खाना चुराने आए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वही खाना है। वो उन दोनों के सर पर वार करते हैं और कंफर्म करने के लिए और भी ज्यादा मारते हैं। सुहानी ये देखकर शौक हो जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुहाना के घर पर जिन्हें भी तीर लगा था उन्हें मजबूरी में वो तीर निकालना पड़ता है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। ठंड की वजह से उनका दर्द थोड़ा कम हो गया था पर इन्फेक्शन अब भी बहुत ज्यादा था। सूरज उस लड़की को कहता है कि क्या तुम प्लीज अमन से बात कर सकती हो कि वो हमें दवाइयां दे दे, पर उसे मना कर देती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। अमन खाते खाते कैमरे में सुरेश को देखता है कि वो और ज्यादा घबराता जा रहा है कि कोई उस पर अटैक ना कर दे। वो डॉक्टर सुहानी को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है और सुरेश अब पागल हो चुका है। वो हर किसी के घर में जा रहा है खाना ढूंढने के लिए और तो और जो मर चुके हैं उन्हें बाद में खाने के लिए रख रहा है। अमन सोचता है कि इस दुनिया में डॉक्टर बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। अगर इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज है खाने के बाद वो डॉक्टर है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आ सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। सूरज हमेशा की तरह एक लूजर बनकर अमन के घर पर जाता है और उसके दरवाजे को मुक्का मारने लगता है और कहता है कि उसके सच्चे प्यार सुहाना ने कई हफ्तों से खाना नहीं खाया है। और अमन दरवाजे की उस तरफ से कहता है कि तुम्हारे शरीर में टेटनस फैल चुका है, अब दवाइयां तुम पर काम नहीं करेंगे। वहां से वापस जाते वक्त वो सोचता है कि आज तक उसे सुहाना का हाथ भी नहीं पकड़ा। वो उसके रूम में जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर सुहाना उसे देखकर डिस्गस्ट हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। सूरज गुस्से में उसका गला दबाता और कहता है कि अब हमें नर्क में ही शादी करनी होगी। सुहाना उसे धक्का मारती है और कहती है मैं अमन से प्यार करती हूँ। सूरज उसका गला दबाता और कहता है कि अब तुम्हें नर्क में जाकर उससे मिलना पड़ेगा। डॉक्टर सुहानी कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा मीट है। और सुरेश हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गई तुमने कल क्या कहा था। और वो कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। वो किचन में जाकर खाना बनाने में हेल्प करती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं खाना खुद ही बना दूंगी। वो ट्राई करती है कि वो उल्टी ना कर दे और मौका देखकर वो खाने में नींद की दवाई मिला देती है। वो सबको सूप सर्व करती है और थोड़ा सा अपने लिए भी रखती है ताकि सबको शक ना हो। थोड़ी देर बाद नींद की दवाई अपना काम करती है और वो सब सो जाते हैं। वो अमन को फोन करती है कि सब कुछ हो चुका है। वो उसे कहता है और वो कहता है कि इन सबको बालकनी में लेकर जाओ। अमन दूसरी तरफ से रस्सी फेंकता और कहता है इन्हें बालकनी की रेलिंग से बांध दो। सुहानी कहती है क्या तुम इन्हें मारने वाले हो, और वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। वो इन्हें बांध देती है। उसके बाद अमन कहता है कि उसकी गन मेरी तरफ फेंको। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करती है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर अमन कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जल्दी गन मेरे पास फेंको। सुहानी गन से मैगजीन निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। अमन उसे देखकर कंफर्म करता है कि हाँ ये वही गन है जिससे सुरेश ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। अमन अंदर जाता है, एक पानी की पाइप लाता है और बिना सुहानी को वार्न किए उन पर पानी डालने लग जाता है। ये देखकर वो अपार्टमेंट में घुस जाती है और कुछ ही सेकंड बाद सुरेश और उसके दोस्त उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो अमन से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। अमन थोड़ा पानी उन पर और डालता है और वो जमकर आइसक्रीम बन जाते हैं। सुहानी दोबारा से अमन को कॉल करती है और कहती है सब कुछ हो चुका है, क्या मैं प्लीज तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। वो उसके घर पर जाती है। अमन कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है। वो गन सुहानी की तरफ करता है और दरवाजे को खोलता है। सुहानी अंदर आते ही जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि इतने दिनों से ठंड में रहने के बाद एक गर्म जगह में बहुत शांति मिलती है। अमन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और मुझे देखना होगा कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो और तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है। डॉक्टर सुहानी थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उन्हें पता है अमन क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो सारे कपड़े उतार देती है जिससे अमन कंफर्म करता है कि वो कुछ नहीं छुपा रही है। अमन उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें शावर लेना होगा और नए कपड़े पहनने होंगे। तब तक अमन उसकी मेडिकल किट से सारी नुकीली चीजें अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुहानी नाइट सूट में बाहर आती है जिसे देखकर अमन की आंखें खुली रह जाती है। वो उसे सोफा पर बिठाता है और उसके बाल हेयर ड्राई करने लगता है और कहता है वो तुम्हारा रूम होगा, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, ना ही कुछ कर सकती हो। सुहानी मनी मन सोचती है कि मैंने अमन की बात मानकर सबसे अच्छा काम किया है। इसके बाद बिजली पानी सब कुछ है और अमन उसे बताता है कि तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो उसे अपनी शक्तियों के बारे में भी बता देता है और बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन से कुछ भी निकाल सकता है। अगर वो उसे मारने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाना ना पानी और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ। अमन दूसरे डायमेंशन से एक ब्रेड निकालता है और सुहानी को देता है। सुहानी उसे इतनी जल्दी खाने लगती है कि वो उसे गले में अटक जाता है। वो खुशी से रोने लगती है कि अब उसके पास खाना भी है, पानी भी है और वो गर्म भी रह सकती है। अमन उसे कहता है कि घर के सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इससे पहले कि सुहानी हाँ बोलती वो कहता है कि तुम और क्या ऑफर कर सकती हो। सुहानी बहुत स्मार्ट थी और वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और अब वो दोनों एक कपल हैं। आगे जो भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे डिस्क्राइब करूं, तो सिर्फ पिक्चर से को। अगले दिन सुहानी उठती है और अमन उसे देखकर सोचता है कि ऐसी दुनिया जब तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टनर हो तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। वो दोनों उठते हैं और खाना खाने लगते हैं। सुहानी सोचती है कि उसकी लाइफ पहले से भी अच्छी हो चुकी है। अमन उसे स्पेशल जैकेट देता है जिससे ठंड नहीं लगती और वो उसे एक और काम करने को बोलता है। अब वो काम क्या है? क्या सुरेश और उसके दोस्त जिंदा हैं? अगर वो जिंदा है तो कब तक रहेंगे? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। अमन सुहानी को कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा। वह उसे जैकेट और एक बैट देता है और कहता है तुम्हें बालकनी में जाकर उन्हें मारना होगा। सुहानी बिना किसी सवाल के वहां जाती है और उन्हें मारने लगती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन वीडियो बना रहा था।
अमन इस वीडियो को ग्रुप में पोस्ट करता है और कहता है सुरेश का टाइम खत्म हो गया है। ग्रुप में सब अमन की तारीफ करते हैं, कोई ये भी नहीं पूछता कि डॉक्टर वहाँ पर क्यों है, तुमने उसे कैसे मारा, क्यों मारा। इन सब के बाद अमन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था सुहाना का। अमन फ़ोन उठाकर कहता है तुम अब भी जिंदा हो। सुहाना कहती है तुम्हें लगा मैं मर गई हूँ पर मैं जिंदा हूँ, इसलिए अब हम शादी कर सकते हैं। उसके दोस्त जो उसके पीछे खड़े थे उसे मारने के लिए तैयार थे। अमन उसे चिढ़ाते हुए अपनी और डॉक्टर की एक फोटो से भेजता है। ये देखकर वो अपने दोस्तों को धक्का देती है और उसके दोस्त ये देखकर उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका गुस्सा इस वजह से था कि वो यहाँ भूखे मर जाएंगे और वो वहाँ अमन के साथ रहेगी। सुहाना उसे कहती है कि वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ रहना डिजर्व करती है। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो मैटर नहीं करती, वो जिससे प्यार करता है वो अब उसके साथ है। और ये देखकर वो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है। अमन डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा रूड था, क्या उसे ये करना चाहिए था। डॉक्टर कहती है मैं जब पहली बार उनसे मिली थी मुझे तभी वो अच्छे इंसान नहीं लगे थे, अगर तुमने ये किया है तो ठीक ही किया होगा। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी कूद जाता है क्योंकि वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अमन के पास उसके अंकल का फ़ोन आता है और वो बड़ा खुश होता है कि उसके अंकल ने सब कुछ सर्वाइव कर लिया। वो उसे थैंक यू कहते हैं, उसकी वजह से ही उन्होंने खाना स्टोर किया था और वो इन सबको सर्वाइव कर पाए। एक बच्चे की माँ जो ग्रुप में अमन को उसके बच्चे का गॉड फादर बनने के लिए कह रही थी, शीला, अब वो अंकल के साथ रहती हैं और उनका बच्चा बीमार है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अमन हेल्प करेगा वो है सिर्फ उसके अंकल। इसीलिए वो उनको कहता है क्यों नहीं आप थोड़ी देर बाद आकर मेडिसिन ले लेना। वो डॉक्टर को अपने अंकल के बारे में बताता है, जूस पीता है और तभी उसके दरवाजे से आवाज़ आती है। वो कैमरा में चेक करता है अंकल और वो औरत वहाँ पर हैं। वो दरवाजे को बिना खोले दवाई बाहर फेंक देता है। उसके अंकल उसे थैंक यू कहते हैं पर उस औरत को और भी कुछ चाहिए था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास हीटर है और मेरा बच्चा बीमार है, हमें अंदर आने दो। अमन ये सब सुनकर सोचने लगता है कि वो अपने अंकल को हर्ट नहीं करना चाहता पर सेफ्टी सबसे पहले आती है। वो झूठ बोलता है कि हमारा हीटर अब काम नहीं कर रहा। उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के पास अब 5-6 कंबल हैं जिससे वो गर्म रहते हैं। पर शीला बार बार इंसिस्ट करती है कि अगर डॉक्टर अंदर आ सकती है तो हम क्यों नहीं। अमन कहता है कि वो उसके साथ एंगेज्ड है इसलिए वो मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद उसके अंकल परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पर उसने हमें दवाइयाँ दी हैं। पिछली लाइफ में शीला बिना किसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रही थी। वो इन सब चीज़ों से थक जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास रेस्ट करने के लिए जाता है और सोचता है कि शीला अगर आसपास रहेगी तो उसका प्लान भी बिगड़ सकता है। घर जाने के बाद अंकल शीला से पूछते हैं कि वो अमन को झूठा क्यों कह रही थी। वो उसे कहते हैं कि हमारे पास खाना है और दवाई है क्योंकि अमन ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मौसम खराब होने वाला है, अगर वो ना होता तो आज वो जिंदा भी ना होते। उनकी बात को मानने की बजाय शीला कहती है कि ये सब बच्चे के लिए था और अमन ने हमारी भलाई के लिए ये सब नहीं किया, वो बहुत ही मतलबी इंसान है। अमन ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो बाद में हमसे हेल्प ले सके। अंकल को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मैं बूढ़ा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं, अगर तुमने दोबारा से ऐसे किया तो तुम्हें अकेले रहना होगा। शीला स्मार्ट थी और वो इस टॉपिक को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद सिर्फ पिक्चर्स देखो। अगले दिन सुबह 7 वाली बिल्डिंग से लोग टनल खोद कर वहाँ आते हैं और जो भी उन्हें दिखता है वो उसे दुश्मन की तरह मानते हैं। उन्हें पता था कि अमन के घर का दरवाज़ा मेटल से बना है तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो उसके दरवाजे के नीचे डायनामाइट लगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एक बहुत तेज़ धमाका होता है और अमन की आँख खुलती है। वो गन उठाता है और कैमरे में देखता है कि क्या हुआ है और ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी डर जाती है। अमन बहुत ही गुस्से में पहले ग्रेनेड बाहर फेंकता है उनकी ठंड की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद 2-3 बंदों को गोलियों से सुला देता है। इससे ये कंफर्म हो गया था कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है अमन के पास खाना है, गर्म रहने के लिए जगह है। ग्रुप में सब पूछ रहे थे कि ये शोर कहाँ से आया था। अमन रिप्लाई करता है कि दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग आए थे ताकि वो सबसे खाना चुरा सके और उसने सबको भगा दिया है और कुछ को तो ज़िंदगी से भगा दिया है। सब लोग अमन को थैंक यू कहते हैं कि पहले उसने सबको सुरेश से बचाया और अब भी वो उनकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो अंकल को फ़ोन करता है और पूछता है कि ये लोग कौन थे। वो बताते हैं कि ये आसपास की बिल्डिंग से थे और उस बिल्डिंग का लीडर है नीरज। उसने उस बिल्डिंग में वही किया जो इस बिल्डिंग में सुरेश ने किया था। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे मार दिया और खाना चुराया। अमन उन्हें कहता है कि हमें इनसे लड़ने के लिए बिल्डिंग के सारे लोगों को एक साथ करना होगा और उनसे लड़ना होगा। डॉक्टर अमन को बताती है कि अगर बाकी सबको मौका मिला तो उसे धोखा दे सकते हैं और मार सकते हैं। तो वो सबके पास जाएगी और जासूसी करके उसे बताएगी कि कौन उसके खिलाफ है और कौन उसके साथ है और इसमें उसके अंकल भी उसकी हेल्प करेंगे। क्या अमन अपनी बिल्डिंग को डिफेंड कर पाएगा या फिर दूसरी बिल्डिंग से जो आए थे वो कुछ और डायनामाइट से अमन के घर को उड़ा देंगे और उसका सारा खाना ले लेंगे। जानने के लिए सब्सक्राइब ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देख सकें। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। 2 दिन बाद वो एक मेड की तरह ड्रेस करती है और अमन को समझा रही होती है कि उसे क्या क्या पता चला। जो ग्रुप यहाँ पर आया था वो बिल्डिंग 26 से था। एक और बिल्डिंग है जिसके पास पावर है जो कि है बिल्डिंग 21, जहाँ के लीडर्स ने भी वैसा ही कुछ किया था जो सुरेश ने किया था। बिल्डिंग 26 से वो लोग वापस आते हैं और इस बार वो लोगों को मारने लगते हैं और एक साइन छोड़कर जाते हैं कि जब तक अमन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर लोग मरते रहेंगे। ये बात आग की तरह ग्रुप में फैल जाती है और अमन की एक्सरसाइज को डिस्टर्ब कर देती है। अमन गुस्से में ग्रुप में मैसेज करता है कि उन सबकी लाइफ उसके लिए कुछ नहीं है, उन्हें खुद ही अपने आप को डिफेंड करना होगा और उनसे लड़ना होगा। वो अपने अंकल को फोन करता है और कहता है कि अब हमारी बारी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। उसके अंकल ग्रुप में कहते हैं कि बिल्डिंग 26 से जो लोग आए थे वो सिर्फ 20 हैं, अगर हम एक साथ मिल जाए तो उन्हें हरा सकते हैं। और अमन ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास खाना है और जो यंग है जो कि हमें लीड कर सकता है। इसके बाद अमन भी ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर तुम्हें रिस्क लेना होगा या फिर तुम वेट कर सकते हो कि वो तुम्हारे घर पर आए और तुम्हें मार दे। एक तरफ से उसके अंकल सबको मोटिवेट कर रहे थे कि वो अमन को अपना लीडर मान ले
दूसरी तरफ से उन्हें डर लग रहा था कि बिल्डिंग 26 से कोई उन्हें मार ना दे। वो सब अमन को अपना लीडर मान लेते हैं। अमन ग्रुप में कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकता हूँ अगर तुम उन्हें हरा दो तो। और इसी के साथ अमन तैयार होता है अपनी पहली ट्रिप के लिए। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अमन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना। और वो उस पर 100% यकीन करता है और बाहर निकलते ही वो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। वो दूसरे डायमेंशन से स्नोमोबाइल निकालता है और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा एक इंसान उसे देख लेता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुंच जाता है सिटी पुलिस स्टेशन। वो खिड़की तोड़कर बिना किसी मुसीबत के अंदर आता है। अमन वहाँ से चाबी लेता है और वेपन रूम में जाता है और वहाँ पे रखे जितने भी हथियार थे सबको स्टोर कर लेता है। अब उसे बिल्डिंग में रह रहे इंसानों के लिए खाना चाहिए, तो एक मॉल के पास जाता है और छत पर लगे शीशे को तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ पर रखे जितना भी जरूरी सामान था जो भी वो यूज़ कर सकता था उस सबको स्टोर कर लेता है। वो सब कुछ एक बैग में स्टोर करता है और वापस बिल्डिंग जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देख रहा होता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अमन से वो स्नोमोबाइल लेना चाहता है। अमन की बिल्डिंग में सबको शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि अमन बहुत सारे खाने के साथ आया है। अमन गन हवा में करके क्लियर कर देता है कि बाहर से खाना लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें इन सबसे लड़ना होगा। जो जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उसे उतना ही ज़्यादा खाना मिलेगा। और ये सुनकर सब खुश होते हैं। बिल्डिंग 26 के लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं ये सारा खाना हमें दे दो, और गुस्से से उनकी तरफ भागते हैं और लड़ने लगते हैं। बिल्डिंग 26 के लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर तक लड़ाई चलती है और एंड में वो सब उन्हें मार देते हैं। जो जिंदा बचते हैं वो बिल्डिंग 26 में वापस चले जाते हैं। अमन सबको बधाई देता है और कहता है कि तुमने सबको मारकर भगा दिया, अब सबको खाना मिलेगा। और जिन्होंने भी सबसे ज्यादा लोगों को मारा था वो उनको ज्यादा खाना देता है और जो कम काम कर रहे थे उन्हें कम खाना मिलता है। अमन डॉक्टर को कहता है कि बाकी सारे खाने को स्टोर कर लो क्योंकि सबको खाना मिल चुका है। पर तभी भीड़ के बीच से आवाज आती है और वो आवाज थी सुहाना और उसकी दोस्त की। वो कहते कि तुम हमें भूल तो नहीं गए, हमें खाना नहीं मिला। अमन कहता है मैंने खाना इसलिए स्टोर कर दिया क्योंकि तुम्हारे लिए खाना बचा ही नहीं था। ये सब खत्म होने के बाद अमन कहता है कि इस बिल्डिंग में 47 वर्कर्स हैं। अमन, डॉक्टर सुहानी, उसके अंकल और शीला को हटाकर सब लोग 4 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब भी कोई यहाँ पर आएगा तुम शोर मचाकर सबको इन्फॉर्म कर दोगे। जिस सुरंग से बिल्डिंग 26 के लोग आए थे वहाँ से दोबारा कुछ लोग आते हैं, तभी वहाँ पर शोर होने लगता है और जो वहाँ पर गार्ड थे वो सबको बता देते हैं कि कौन आया है। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और बिल्डिंग 26 के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि अब उनकी बिल्डिंग इतनी वेल प्रोटेक्टेड है। वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अमन अपनी बालकनी से देखता है कि कुछ लोग वहाँ से भाग रहे हैं। वो अपनी गन निकालता है और उन पर एम करता है। 7 गोलियों के साथ वहाँ पर 7 आदमी लेट गए थे। अमन को ये फीलिंग बहुत पसंद आती है। वो अपने आप को राजा की तरह फील करता है और इसी के साथ उसने अपने आसपास की सारी बिल्डिंग से मैसेज भेज दिया था जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका क्या होगा। बिल्डिंग 26 का लीडर ये सब देख रहा होता है और वो बड़ा ही गुस्सा होता है क्योंकि उन सब में से उसका एक रिलेटिव भी था और अब उनके पास ना तो खाना है ना ही आदमी है। वो सबको कहता है कि उन सबकी बॉडीज को लेकर आओ ताकि हम फ्यूचर में थोड़ा खाना खा सके। अब बिल्डिंग में सब उसकी इज्जत करते हैं और उससे डरते भी हैं। वो हेडफोन लगाकर अपने अंकल से बात करता है और उसे पता है कि बिल्डिंग सेफ रहेगी, इसलिए वो अपनी स्नोमोबाइल लेता है और बाहर चला जाता है। अमन थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था, एक लग्जरी कार के शोरूम में। वो वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ ढेर सारी कारें हैं और वो सबको अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। उसके बाद अमन पेट्रोल पंप पर जाता है ताकि थोड़ा और पेट्रोल ले सके अपनी मशीन्स के लिए, पर वो वहाँ पर जाकर देखता है कि पूरा पेट्रोल पंप बर्फ में जम चुका है और 10 मीटर नीचे खोदना पॉसिबल नहीं है। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी मशीन भी है। उस पर जितना ही फ्यूल बचा था वो उसमें डालता है और खोदने लगता है। वो पेट्रोल पंप के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर सारा पेट्रोल रखा होता है। वो सारे पेट्रोल कंटेनर्स को अपनी स्टोरेज में डाल लेता है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक बच्चा बीमार था जिसे चेक करने के लिए डॉक्टर सुहानी वहाँ जाती है। तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है और शर्मा आंटी बच्चे पर अटैक कर देती है, पर उसे बचाने के लिए उसकी माँ सामने आ जाती है और वो मर जाती है। शर्मा आंटी कहती है कि उसके पोते की डेथ हो गई क्योंकि तुमने उसे दवाई नहीं दी और अब यहाँ पे किसी को भी अपने पास बच्चे रखने का हक नहीं है। शर्मा आंटी उसे मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर अमन के अंकल आते हैं और उसे लात मारकर पीछे कर देते हैं। और डॉक्टर सुहानी कहती है कि सुरेश के मरने के बाद मैंने अमन से कहा था कि आपके पोते के लिए दवाई दे दे। उसने दवाई दी और मैं आपके घर आई थी, पर तब तक मुझे पता चला कि आपने खुद अपने बच्चे को मारकर खा लिया था। शर्मा आंटी ये सुनना नहीं चाहती थी और वो चिल्लाने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने ऐसा किया था। पार्थ स्नोमोबाइल पर कहीं जाने लगता है और वो पहुंच जाता है मिलिट्री पोस्ट पर और वो वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर कोई भी सामान नहीं है। मिलिट्री सब कुछ खाली करके वहां पर जा चुकी है। अमन सोचता है क्या आर्मी को इसके बारे में पहले से पता था। जमीन में खोदते वक्त वो गलती से एक दीवार को तोड़ देता है और वो देखता है कि आर्मी सब कुछ नहीं लेकर गई है। उस रूम में बहुत सारे हथियार थे। अमन उसे देखकर बहुत खुश होता है और सारे हथियारों को स्टोर कर लेता है। अमन अपनी बिल्डिंग में वापस आता है और इस बार वो बिना किसी खाने के आता है। तो बाकी सब गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं लेकर आए। अमन कहता है कि इस बार पूरे दिन ढूंढने के बाद भी मुझे कोई खाना नहीं मिला और वो इंसान अपने पीछे एक चाकू छुपा कर रखा था। और तभी अमन अपने स्टोरेज से गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। बाकी तो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और अमन कुछ नहीं सुनता, उन दोनों को भी गोली मार देता है। वहाँ पे कम से कम 3-4 लोग मरते हैं और बाकी सब खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। और अमन कहता है कि तुम शायद अपनी जगह भूल गए हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। घर जाकर वो डॉक्टर सुहानी से पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ था। दूसरी बिल्डिंग से एक औरत है पूजा, उसने फोन किया था कि वो अमन के साथ कोऑपरेट करना चाहती है और चाहती है कि उसका साथ दे। अमन बिना कुछ सोचे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, और वो बताती है ग्लोबल फ्रीज से पहले उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी थी और वो बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। वो फोन उठाता है और उसे मैसेज करता है और वहाँ पर पहले से कुछ मैसेजेस थे। वो कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है और वो अमन को धमकी देते हुए कहती है कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है, खाना है और गर्म रहने के लिए जगह है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब सब तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम पर अटैक करेंगे। अमन कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और वो फोन काट देता है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे घर को कोई नहीं तोड़ सकता, पर एक्सट्रीम केसेस में अगर वो सब मिल जाए तो मेरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। और तभी अमन को दिखता है कि उसके फोन पर एक और मैसेज आया जो कि था बिल्डिंग 18 के लीडर हेमंत से, और वो उसकी हेल्प ही करेगा अगर उसे किसी बिल्डिंग से लड़ाई करनी है। बस उसे कुछ खाना चाहिए। अमन डॉक्टर से पूछता है कि बिल्डिंग 18 के बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो कहती है कि हेमंत जो वहाँ का लीडर है उसने सबको यूनाइट किया
और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया खाना। अमन उसे रिप्लाई करता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, और तभी उसे पता चलता है कि हर बिल्डिंग से किसी ना किसी ने उसे मैसेज किया है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट को काट दो ताकि मैं उन्हें अपने पैरों पर पहन सकूं। उसके बाद वो ग्रुप में मैसेज करता है कि बाकी सब बिल्डिंग्स ने मिलकर उसे धमकी दी है कि वो अपनी स्नोमोबाइल उन्हें दे दे। अगर उसने ये किया तो इस बिल्डिंग में सब मारे जाएंगे और उन्हें अपने खाना खुद ढूंढना पड़ेगा। और कुछ ही देर बाद अमन को ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पर सारे बिल्डिंग्स के लीडर थे, और वो अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं और कहते हैं अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मांगी तो तुम पब्लिकली हमारे एनिमी बन जाओगे और हम सब तुम पर अटैक करेंगे। अमन अग्री करता है और एक मीटिंग सेटअप करता है। वो सब सुरंग से बाहर जाते हैं, ना कि खिड़की से। अमन दूर से देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, जबकि बात ये हुई थी कि वहां पर सिर्फ लीडर्स मिलेंगे और बहुत कम लोग होंगे। अमन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने अंकल को फोन करता है कि वो बाकी सबको लेकर आगे जाए, कि वो पीछे रुककर स्नाइपर से नजर रखेगा। पूजा कहती है कि अमन हो सकता है पावरफुल हो, पर इतने सारे लोगों के सामने वो भी कुछ नहीं है। बिल्डिंग 26 का लीडर चिल्लाता है और कहता है अमन सामने आओ। उसके अंकल कहते हैं कि लीडर सिर्फ लीडर से मिलेगा, तो तुम इस तरफ आओ ताकि अमन तुमसे बात कर सके। अमन ये सब देखता है, उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फोन करता है और कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ और उनके आसपास मत रहना, और कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। वो पीछे हटते हैं और इतने डिस्टेंस के साथ अमन आसानी से निशाना लगा सकता है, और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास ग्रेनेड आया है। लीडर्स के बिल्कुल पीछे ग्रेनेड गिरता है और जो भी वहां पर खड़े थे वो मर जाते हैं और वहां पर एक छेद बन जाता है। उसके अंकल फोन स्पीकर पर करते हैं और कहते हैं तुम्हारे और कोई सवाल है? नितिन जो कि शौक में था वो पूछता है कि इतनी वायलेंस क्यों? अमन जो कि अपनी बिल्डिंग में वापस जा रहा था कि एक छोटी सी नेगोशिएशन के लिए तुम 1000 आदमी लेकर आए हो। अमन कहता अगर अगले 3 मिनट में तुम मेरी बिल्डिंग में नहीं पहुंचे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। एक कहानी सुनाए सर? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं। सारे लीडर्स भागते हुए सीढ़ियों से वहां पहुंचते हैं। वो हाँ कहते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं। पहले की तरह वो अपनी कंडीशंस उसके सामने रखते हैं कि उसे सबके साथ कोऑपरेट करना होगा। अमन को ये बात पसंद नहीं आती और वो टेबल पर अपनी गन निकाल कर रख देता है। वो मजबूती से वहीं टिके रहते हैं और कहते हैं अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो बाकी सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। अमन कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड के साथ अग्री नहीं करता, इतने सारे लोगों को खाना देना पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें दिन की 10 मील दे सकता हूँ, उसके साथ क्या करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा ये सुनकर नाखुश थी और कहती है कि सिर्फ मेरी बिल्डिंग में 76 लोग हैं और 10 मील काफी नहीं होंगी। अमन अपनी गन को लोड करता है और कहता है क्या ये खाना सच में बहुत कम है? हेमंत जो सबसे पीसफुल था वो कहता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अमन अपनी जेब से कुछ बीज निकालता है और टेबल पर फेंक देता है। अमन कहता है कि बाहर बर्फ के नीचे जमीन, पानी की कोई कमी नहीं है। हर बिल्डिंग के लीडर को अपने लोगों को कहना होगा, काम करना होगा और खाना उगाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 10 मील दूंगा। उसके अलावा मैं तुम्हें दवाइयाँ, ड्रग्स और सिगरेट दे सकता हूँ। नितिन और एक और लीडर सिगरेट का नाम सुनते ही सारी बातें मान लेते हैं। अमन अपने डायमेंशन से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है। अमन कहते हैं तुम्हें रोज सिगरेट का एक पैकेट मिलेगा, क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? तभी हेमंत कुछ बोलने वाला होता है। वो तीनों मना करना चाहते हैं पर अमन के हाथ में गन देखकर वो डर जाते हैं। तब तक अमन खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बाकी सभी लोग उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। अमन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लोग मेरी बिल्डिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं? वो कहते हैं हम सब यहाँ हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अमन चिल्लाता है और अपने साथियों को अंदर बुला लेता है। अमन स्नाइपर राइफल निकालता है। जो भी उन ग्रुप में सबसे आगे था उन्हें उनका लीडर मानकर अमन एक के बाद एक शॉट लगाता है और वो सीधा उनके सर पर लगते हैं। और इन गोलियों की आवाज सुनकर अंदर बैठे सभी लीडर डर गए थे। सबसे पूछता है क्या उन्हें सारी चीजें मंजूर है? 2 लीडर्स जो सिगरेट के बदले मान गए थे वो कहते हैं हमें एक्सेप्ट है। बाकी सबको भी डर से हाँ बोलना पड़ता है। वहां से बाहर निकलते वक्त सब लीडर्स डरे हुए थे। तो अमन की बिल्डिंग के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? अमन कहता है कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था पर उसके बदले में मुझे हर रोज 300 मील खाना देना होगा। वो गुस्से से पूछते हैं कि तुमने इतना खाना उन्हें क्यों दे दिया? अमन इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारी बिल्डिंग को बाकी सभी बिल्डिंग के 1000 लोगों से लड़ना पड़ता, जिससे यहाँ पर सबकी डेथ हो जाती। वो सभी सुनकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अमन कितना अच्छा है। उसके अंकल थोड़ी शर्म से कहते हैं कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ और उसे सॉरी बोलते हैं। अमन उन्हें एक प्राइवेट जगह लेकर जाता है और कहता है कि प्लान तो ये था कि हम सारे बिल्डिंग के लीडर्स को वहां बुलाएंगे और उन्हें मार देंगे, पर सारी बिल्डिंग्स के लीडर वहां पर नहीं आए थे जिस वजह से हमें प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। हम ये करेंगे जरूर पर आज नहीं। उसके अंकल बड़े प्राउड होते हैं कि वो इतना कुछ एक ही सेकंड में प्लान कर सकता है। वो बहुत समझदार हो गया है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह बहुत ठंड थी पर उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर सब खुदाई कर रहे थे। अमन का आज का गोल था कि जानवर के हॉस्पिटल को ढूंढना। वो वहां पर पहुंचता है और ऐसी दवाई ढूंढता है जो जानवरों के लिए होती है। अगर वो इंसानों को दी जाए तो इंसान मर सकते हैं और उन्हें कोई दवाई नहीं बचा सकती। वो सारी अपनी डायमेंशन में स्टोर करता है और कहता है सही टाइम आने पर मैं इन्हें यूज करूंगा। वो वापस घर जाता है और जाते जाते काफी सारा खाना घर लेकर जाता है। ये देखकर उसकी बिल्डिंग के सारे लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही में वो फोन करता है कि बाकी सब बिल्डिंग आकर अपना खाना ले सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए 30 बिल्डिंग्स वहां आती है और अपना खाना लेती हैं और धीरे धीरे उनका खाना कम होने लगता है। वो सब खाना देखकर बहुत खुश थे। वहां से जाते वक्त अमन ने सुना वो कह रहे थे कि आज हम बहुत थक गए हैं पर हमें खाना मिल गया है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग 26 में जहां का लीडर नितिन है वो खाना किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और आपस में ही वहां सारा खाना खा लेते हैं। अमन शावर से निकलता है और बिल्डिंग 26 से आवाजें आ रही थी खाने को लेकर कि उन्हें खाना नहीं मिला। वो शाम को वापस आता है और कल से कम खाना लेकर आता है। सभी देखकर नाखुश थे पर अमन कहता है कि बाहर खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है तो तुम्हें खुश रहना चाहिए जो भी तुम्हें मिल रहा है। अमन का प्लान था कि खाने को लेकर डिस्प्यूट जो चल रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और उसी दिन दूसरे बिल्डिंग से चिल्लाने और लड़ने की आवाज आ रही थी और लोग एक दूसरे को बिल्डिंग से फेंक रहे थे ताकि लोग कम हो और खाना ज्यादा। अगले दिन सुबह वो वहां पर जाते हैं और कल की लड़ाई की वजह से वहां पर बहुत सारी बॉडीज थी। बाकी सब पूछते हैं क्या उन्हें आज भी काम करना पड़ेगा? अगर तुम्हें ऐसे नहीं मरना है तो जल्दी काम शुरू करो। उसके अंकल अमन को कहते हैं कि आज यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए हैं। अमन खाना लेने के लिए बाहर जाता है और साथ ही में ग्रुप में मैसेज कर देता है कि जो भी काम नहीं करेगा उसे कल से खाना नहीं मिलेगा। और जैसा कि उसने प्लान किया था अगले दिन सभी बिल्डिंग से सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। पूजा वहां पर आती है और अमन को कहती है कि हमसे काम करने के बजाय अगर तुम हम सबके साथ मिल जाओ तो हम इस एम्पायर को बढ़ा सकते हैं और आसपास की जगह से खाना ढूंढ सकते हैं। अमन एक ईविल से स्माइल के साथ कहता है कि ये बिजनेस नहीं है और ये तुम्हारी पुरानी दुनिया नहीं है जहां पर तुम्हारी नेगोशिएशन टैक्टिक्स चलेंगी। पर सरप्राइजिंगली हेमंत की बिल्डिंग में किसी ने किसी को नहीं मारा था। अमन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक था और हेमंत से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? तुम्हारी बिल्डिंग में कोई नहीं मारा और कोई लड़ाई नहीं हुई? वो कहता है कि मैंने अपने लोगों से कुछ नहीं छुपाया था। मैंने उन्हें डील के बारे में सब कुछ बता दिया और सारा खाना इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर अमन जाते जाते कहता है
कि तुम अपनी बिल्डिंग से सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ रखकर आराम से खाना खा सकते हो, जिंदा रह सकते हो, या फिर तुम सबके साथ मिलकर भूखे रहो और मर जाओ। तभी वहाँ पर 2 बिल्डिंग के लीडर्स आते हैं जिन्हें सिगरेट्स मिली थी और उन्हें खाने को लेकर कोई कंप्लेन नहीं होती क्योंकि वो किसी में खाना नहीं बांटते, खुद सारा खाना खा जाते हैं। अमन उन दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और परछाई में हमें दिखाई देता है कि अमन सच में क्या है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। विलन हूं मैं। अमन वहाँ के करप्ट लीडर्स को सपोर्ट करता था और जो भी वहाँ पर अच्छा लीडर था जो सबका भला सोचता था उनके अंदर जेलसी पैदा करता था ताकि वो एक दूसरे से लड़े और वो भी करप्ट बन जाए। दोनों सिगरेट लीडर्स के अलावा वहाँ पर और भी लीडर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें खाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हमें भी सिगरेट्स मिल सकती हैं। अमन कहता है तुम सबको सिगरेट्स मिलेंगी। और बाकी जो भी अच्छे लीडर्स थे वो आकर अमन से सवाल करते हैं कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। अमन उन्हें जेलस करने के लिए कहता है कि कुछ लोगों को हमेशा ज्यादा मिलता है और कुछ लोगों को हमेशा कम। वो अपने घर जाता है और सोचता है कि अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, कुछ ही दिनों में जो जिंदा बचे हैं वो भी बाकी सब की तरह वहीं पर लेटे होंगे। अब उसके प्लान के पार्ट 2 की बारी है। अगले दिन वो ढेर सारा खाना लेने जाता है और उसमें जहर मिला देता है जो उसने पहले इकट्ठा किया था। अमन ने इतने दिनों से उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया था, इसलिए कोई भी उस खाने को चेक नहीं करेगा और सब खा जाएंगे। अमन कहता है कि अभी तक किसी भी लीडर ने मेरे अगेंस्ट बगावत नहीं की है, हो सकता है वो कुछ प्लान कर रहे हो क्योंकि उन सबको पसंद नहीं है कि एक सिंगल आदमी उनके ऊपर लीड कर रहा है और अब उन सबको मारने की बारी है। अमन खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है और साथ में अपने अंकल को कह देता है कि आप सब पर नजर रखना और मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। आज वहाँ पर बिल्डिंग के लीडर्स खाना लेने आए थे और जो उसके सबसे ज्यादा फेवरेट थे, उसके सबसे ज्यादा क्लोज थे, उनका मुंह बना हुआ था। और जैसे ही बिल्डिंग 26 की बारी आती है और अमन खाना निकालने के लिए जाता है, वो गन निकाल लेता है और वहाँ पर 3-4 गोलियां चलती हैं और अमन को बचाने के लिए एक इंसान आता है जो उसकी केयर करता है, उसके अंकल। और इसी के साथ और बिल्डिंग के लीडर्स भी वहाँ आते हैं। वो श्योर होते हैं कि अमन के पास कोई भी गन या वेपन नहीं है, पर अमन किसी चीज की परवाह ना करते हुए गन निकालता है, एक मशीन गन निकालता है और गोलियां चलाना शुरू करता है। एक गुस्से में आया इंसान और मशीन गन कभी अच्छी चीज नहीं होती। वहां पर जो भी थे सब मारे जाते हैं। लास्ट में बिल्डिंग 9 की लीडर पूजा बचती है और वो कहती है कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं था, मेरी 13 साल की बच्ची है, मुझे जाने दो। पर अमन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके माथे में गोली मार देता है। और सबके मरने के बाद अमन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या जिंदा रहो, तुमने मेरे अंकल को मार दिया और मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता। वहां पर बॉडीज का ढेर लगा था, पर वहां पर एक इंसान जिंदा था और वो थे उसके अंकल। वो अपने डायमेंशन से एक इंजेक्शन निकालता है और उनकी चेस्ट पर लगा देता ताकि वो जिंदा रहे। पास ही बिल्डिंग 25 के 2 आदमी वहां पर खड़े थे। अमन चिल्लाकर उन्हें कहता है कि जल्दी आओ और इनकी हेल्प करो। वो उन्हें लेकर अंदर जाता है और वहां पर शीला मिलती है और उनका पहला रिएक्शन होता है कि अगर ये मर गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। अमन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये मरने वाले हैं और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। उसके बाद वो कहती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो उसका और उसके बच्चे का ख्याल अमन को रखना होगा। अमन कहता है क्या तुम चाहती हो कि ये मर जाए, तो अभी से ये क्यों सोच रही हो कि ये मरने वाले हैं। अमन उस पर गुस्सा हो जाता है और ऊपर चला जाता है ताकि वो अपने अंकल का इलाज कर सके। और शीला के दिमाग में चल रहा होता है कि ये इंसान मेरी इकलौती टिकट है अच्छी लाइफ और अच्छे खाने के लिए। वो अमन के पीछे जाती है। अमन अपने घर के बाहर सबको कहता है कि तुम सब वापस जा सकते हो। शीला कहती है उसका वहां रहना जरूरी है ताकि उसके अंकल का ख्याल रख सके। अमन को लगता है कि अंकल इसे बहुत प्यार करते हैं तो शायद इसे घर के अंदर बुलाना ही ठीक होगा। अंदर आते ही वहाँ का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। शीला खुशी से रोने लगती है और शांति की सांस लेती है। वो वहाँ पर खड़ी होकर खुश हो रही थी। डॉक्टर सुहानी और अमन उसके अंकल को अंदर लेकर आ रहे थे। वो बिना पूछे किचन में चली जाती है और पानी पीती है और खाना खाने लगती है, जबकि वो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। और वापस आकर अमन से पूछती है क्या तुम्हारे पास पाउडर मिल्क है। अमन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये मरने वाले हैं और तुम्हें पाउडर मिल्क की पड़ी है। वो कहती है कि ये बच्चे के लिए है, मेरे लिए नहीं। और कहती है कि तुम्हारे अंकल को ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पसंद है। अमन कहता है कि अभी हमारा सिर्फ फोकस अंकल पर है। वो दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पर प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट को अपने डायमेंशन से निकालता है और वहाँ पर रख देता है। शीला देखकर सोचती है क्या अमन ने कोई जादू किया है अभी। अमन उसे इग्नोर करता है और डॉक्टर सुहानी को कहता है तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी जो अंकल को बचाने में हेल्प करे। जैसे ही डॉक्टर उनकी शर्ट को काटती है, शीला देखकर बोलती है कि इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके होंगे और ये मरने वाले और रोने लगती है। अमन उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तुमने दोबारा से कुछ किया तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे। वो कहती है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, पर उसके मन में चल रहा होता है यहाँ पर कितना सारा साफ पानी और खाना है और वो मन ही मन सोचती है कि कौन इस रूम में रहना चाहेगा जब यहाँ पर इतना सारा खाना है। अमन को पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी, अगर तुम्हारी कोई जरूरत होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम मेरी परमिशन के बिना ना कुछ खा सकती हो ना ही कुछ ले सकती हो। वो उन सबको घर पर छोड़कर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और सबको बताता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अब हम बदला लेंगे क्योंकि अंकल के बचने के चांसेस कम है, उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन पर हमला करेंगे। वो सब डर जाते हैं और कहते हैं कि बाकी सब बिल्डिंग्स में तकरीबन 1000 लोग हैं और हम सिर्फ कुछ 100-200 लोग हैं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि कोई अंदर ना आए और जो भी बिल्डिंग में यहाँ से बाहर निकलेगा उसे दुश्मन माना जाएगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। अमन कुछ बंदों के साथ बिल्डिंग 26 में पहुंचता है। बिल्डिंग 26 में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि अमन कहीं से भी गन लेकर आ सकता है और जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे उन्हें लगा था कि वो बिल्डिंग में सेफ है। वो बाकी सबको कहता है कि तुम एग्जिट पर नजर रखना और वो खिड़की से अंदर जाता है और अपने डायमेंशन से लकड़ी निकालता है और उसके साथ पेट्रोल निकालता है। वो पेट्रोल को हर जगह स्प्रे करता है और उसमें आग लगा देता है और जाते वक्त कहता है कि मैं तुम पर थोड़ी दया करूंगा और इतनी ठंड में तुम्हें थोड़ा गर्म कर देता हूँ। वो बिल्डिंग से बाहर आता है और धीरे धीरे धुआं ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाता है और सबको घुटन होने लगती है। वो खिड़की खोलने की ट्राई करते हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि ठंड की वजह से उनकी खिड़कियां जम चुकी हैं और बिना टूल्स के वो उन्हें नहीं खोल सकते। वो बाकी सबको बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है